हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने भारतीय मानक चिन्ह और अंतर्राष्ट्रीय जो मानक चिन्ह है जिसको बोलते हैं राडुरा ना, और भारतीय मानक चिन्ह जिसमें हम लोगों ने FSSAI और क्या है कि ISI और FPO मतलब कई ऐसे मानक चिन्ह के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? खाद्य पदार्थ व उनके तत्व। मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, यूज़ करते हैं, उनमें कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो क्या हम लोग पढ़ेंगे कि खाद्य पदार्थ और उनके तत्व। तो खाद्य पदार्थ और उनके तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि लहसुन है ना, लहसुन है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, इन सब में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं लहसुन से। पहले यहाँ पर लिखते हैं कि खाद्य पदार्थ यहाँ पर लिखते हैं खाद्य पदार्थ ना, और यहाँ पर लिखते हैं तत्व। अब खाद्य पदार्थ और उनके तत्व के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लहसुन से। लहसुन में कौन सा, देखिए ये सब कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको तो पढ़ना ही है। तो लहसुन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लहसुन में एलानीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एलानीन। लहसुन में एलानीन पाया जाता है। और काली मिर्च में कौन सा तत्व पाया जाता है? हम लोगों ने कल मिलावट के बारे में पढ़ा था ना। तो काली मिर्च में कौन सी मिलावट करते हैं? काली मिर्च में किस चीज़ की मिलावट की जाती है? पपीते के बीज को सुखाकर उसे काली मिर्च में मिला दिया जाता है। और चायपत्ती में कौन सी मिलावट की जाती है? हम लोगों ने पढ़ा था। तो चायपत्ती में क्या मिलाया जाता है? जो उपयोग की हुई चायपत्ती को सुखाकर उसी में मतलब जो नई चायपत्ती होती है उसी में ऐड कर देते हैं। तो काली मिर्च में क्या हम लोगों ने देखा? काली मिर्च में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो काली मिर्च में ओलियो रेजिन। क्या पाया जाता है? ओलियो रेजिन। ओलियो रेजिन। तो काली मिर्च में ओलियो रेजिन पाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं लौंग। लौंग में क्या पाया जाता है? लौंग में क्या पाया जाएगा कि लौंग में यूजिनॉल। और इलायची में क्या पाया जाएगा? इलायची में सिनकोन पाया जाएगा। और बात की जाए हल्दी में, तो जो हल्दी में क्या पाया जाता है? करक्यूमिन। क्या पाया जाता है? करक्यूमिन। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। और क्या कि एस्पेरेगस क्या होता है? एक प्रकार की काई है। एस्पेरेगस ये क्या है? ये काई है एक प्रकार की। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ग्लूटाथायोन पाया जाता है ना, एस्पेरेगस में। अब पालक की बात की जाए तो पालक में अल्फा लियोपिक अम्ल। अगर बात की जाए, देखिए पालक क्या है? पालक का कलर कैसा होता है? हरा रंग। तो अगर कोई भी हरी सब्जी होती है तो उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है कि जो भी मतलब सब्जी का हरा रंग होता है उसमें क्लोरोफिल जो होता है वो जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो पालक में क्या पाया जाता है? अल्फा लियोपिक अम्ल ना। और चॉकलेट में क्या पाया जाता है? चॉकलेट में क्या पाया जाता है? इसमें थियोब्रोमिन पाया जाता है। तो चॉकलेट में थियोब्रोमिन। तो हमने क्या देखे? खाद्य पदार्थ और तत्व। तो खाद्य पदार्थ लहसुन में एलानीन
और काली मिर्च में ओलियोरेजिन, लौंग में यूजिनॉल और क्या इलायची में सिनकोन, हल्दी में देखिए ये पूछा गया हुआ है, ये भी पूछा है, तो हल्दी में करक्यूमिन और एस्पेरेगम जो काई है इसमें ग्लूटाथायोन और पालक में अल्फा लियोपिक अम्ल, चॉकलेट में थियोब्रोमिन। और भी देखते हैं कि चॉकलेट तक हमने बात की। अब क्या फूल गोभी ना, फूल गोभी में क्या पाया जाता है? फूल गोभी में फूल गोभी एंथोजेंथिन्स क्या पाया जाता है? एंथोजेंथिन्स, ये फूल गोभी में पाया जाता है क्या? एंथोजेंथिन्स पाया जाता है। हरी शिमला मिर्च में, हरी शिमला मिर्च इसमें क्या पाया जाता है? हरी शिमला मिर्च में इसमें ल्यूटिन पाया जाता है। क्या? ल्यूटिन। हरी शिमला मिर्च में ल्यूटिन पाया जाता है। पीला मक्का में, पीला मक्का, अब पीला मक्का की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है? क्रिप्टोजैंथिन्स, क्रिप्टोजैंथिस। तो ये देखिए कि फूल गोभी में एंथोजैंथिस और क्या कि हरी शिमला मिर्च में ल्यूटिन, पीला मक्का में क्रिप्टोजैंथिस और क्या कि अगर बात की जाए जो खीरा देखिए, खीरा में जो उसमें खीरे की कड़वाहट होती है ना, खीरे में कड़वाहट होती है तो उसमें क्या पाया जाता है? खीरे की कड़वाहट में, खीरे की कड़वाहट, खीरे की कड़वाहट में क्या पाता है? कुकुरबिटेलिन, कुकुरबिटेलिन, खीरे की कड़वाहट में कुकुरबिटेलिन। और तेल का खराब होना, ये किसकी वजह से होता है? तेल का खराब होना, ये एक्रोलीन, तेल का खराब होना एक्रोलीन की वजह से होता है। और बात की जाए किसकी कि करेले का कड़वापन, करेले का कड़वापन, मिर्च का तीखापन, किसके? करेले का कड़वापन और क्या? मिर्च का तीखापन, मिर्च का तीखापन। अब बात की जाए करेले का कड़वापन, तो करेले का कड़वापन किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से? मोमोदिका, मोमोदिका। और मिर्च का तीखापन कैप्सोसिन, कैप्सेसिन। और क्या होता है? आंवले का, किसका? आंवले का कसैलापन, आंवले का कसैलापन, ये किसकी वजह से होता है? ये टैनिन की वजह से होता है ना। और किसका? आलू का हरापन और तीखापन, आलू का हरापन और क्या कि तीखापन किसकी वजह से होता है? कि ये टैनिन की वजह से था। और आलू का हरापन और तीखापन सालिनिन ना। अंडे में जो हरे रंग का छल्ला बनता है वह किसकी वजह से होता है? अंडे में हरे रंग का छल्ला किसकी वजह से होता है? तो पहले हमने इतना क्या देखा कि फूल गोभी में एंथोजेंथिन्स, हरी शिमला मिर्च में ल्यूटिन, पीला मक्का में क्रिप्टोजैंथिस और खीरे की कड़वाहट में कुकुरबिटेलिन, तेल का खराब होना एक्रोलीन की वजह से, करेले का कड़वापन मोमोदिका की वजह से और मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन और आंवले का कसैलापन टैनिन, आंवले का कसैलापन टैनिन और आलू का हरापन और तीखापन किसकी वजह से? कि सालेसिन, किसकी वजह से? कि सालिनिन की वजह से। सालेनिन ना। अब और देखते हैं, अब ये हम लोगों ने आलू का हरापन और तीखापन देखा। अब देखते हैं पपीता, टमाटर, तरबूज। क्या? पपीता, टमाटर, तरबूज।
पपीता, टमाटर, तरबूज। तो पपीता, टमाटर, तरबूज ये किसकी वजह से होता है? ये लाइकोपिन, लाइकोपिन किसकी वजह से? और अंडे में हरे रंग का छल्ला, अंडे में हरे रंग का छल्ला, ये फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। और क्या? मूली का तीखापन, मूली का ये आइसोसाइनेट, और मांस में ये मायोग्लोबिन पाया जाता है, मायोग्लोबिन। और गाजर कद्दू में, गाजर कद्दू में कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड पाया जाता है। और पालक ब्रोकली में, पालक ब्रोकली क्लोरोफिल, पालक ब्रोकली में क्लोरोफिल। और समुद्री खाद्य पदार्थ में सेलेनियम, समुद्री खाद्य पदार्थ सेलेनियम। और अदरक में कैरोटीन और पोटेशियम ऑक्सलेट। और किसमें? चुकंदर में, चुकंदर में क्या पाया जाता है? बीटालिंस, और केले में, केला में क्या पाया जाता है? केला में क्या पाया जाता है? जिंथेफिल्स, ये केले की बात हो गई। और किसमें? केला में जिंथेफिल्स पाया जाता है। और आलू बुखारा, दालचीनी, आलू बुखारा क्या होता है? आलू बुखारा, दालचीनी, आलू बुखारा, दालचीनी, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सिनामेल्डिहाइड, हम लोगों ने क्या देखा? पपीता, टमाटर, तरबूज में लाइकोपिन, अंडे में हरे रंग का छल्ला फेरस सल्फाइड की वजह से, मूली का तीखापन आइसोसाइनेट, मांस में मायोग्लोबिन, और गाजर कद्दू में कैरोटीनाइड, पालक ब्रोकली, तो पालक ब्रोकली में क्लोरोफिल, समुद्री खाद्य पदार्थ में सेलेनियम, अदरक में कैरोटीन, चुकंदर में बीटालिंस, केला में जिंथेफिल्स, और आलू बुखारा दालचीनी में सिनामेल्डिहाइड। इतना पाया जाता है, मतलब ये सब तत्व थे, मतलब भोज्य पदार्थ थे, इसमें ये सब सारे तत्व पाए जाते हैं। और इसको क्या है, इसमें कुछ समझना नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और मतलब इसको क्या मिलान करने के लिए भी आ सकता है कि इस तरीके से मिलान करिए कि इधर 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन दे देगा, इधर मिलाना रहेगा, या सामने आमने सामने गलत या सही दिया रहेगा, कौन सा इसमें गलत है। इस तरीके से मतलब किसी भी तरीके से इसमें पूछा जाता है, इसमें कोई चीज़ समझने वाली नहीं है। अब आगे क्या देखते हैं, टाइप ऑफ फूड, जो आहार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखते हैं, टाइप ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड। अब टाइप ऑफ फूड में क्या देखते हैं, एक पहला, इसमें 3 देखेंगे पहले, और देखेंगे पहले क्या है। पहला देखते हैं स्थानापन्न। स्थानापन्न क्या होता है, स्थानापन्न, और क्या होता है कि ये पूरक आहार, पूरक आहार, और पूरक आहार को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट फूड,
सप्लीमेंट फूड ना, और इसको सब्स्टिट्यूट फूड, फूड। तो स्थानापन्न को कौन सा? सब्स्टिट्यूट फूड, पूरक आहार को सप्लीमेंट फूड, और बात की जाए तो क्या है कि खाद्य प्रबलीकरण, खाद्य प्रबलीकरण। अब खाद्य प्रबलीकरण को किस नाम से जानते हैं? फूड फोर्टिफिकेशन। क्या? फूड फोर्टिफिकेशन, फूड तो हम लोगों ने क्या देखा? स्थानापन्न को सब्स्टिट्यूट फूड, पूरक आहार को सप्लीमेंट फूड, और खाद्य प्रबलीकरण को फूड फोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं स्थानापन्न। इसका मतलब क्या होता है? किसी एक मतलब स्थानापन्न आहार यानी सब्स्टिट्यूट फूड क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है कि एक आहार की जगह पे हम क्या करते हैं? दूसरा आहार देने लगते हैं। जैसे कि इसमें देखते हैं कि इसका मतलब किसी एक खाद्य पदार्थ की जगह, इसका मतलब किसी एक खाद्य पदार्थ की जगह दूसरा खाद्य पदार्थ यूज़ करें। अर्थात किसी भी खाद्य पदार्थ जो को पूर्ण रूप से या आंतरिक रूप से बदल दिया जाए। मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको हम पूर्ण रूप से या आंतरिक रूप से बदल दें। जैसे कि अगर आप लाल मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर है ना, और आपके पास लाल मिर्च का पाउडर नहीं है तो उसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर लें? उसकी जगह आप यूज़ कर लें जो खड़ी लाल मिर्च है उसका ना, उसको पाउडर बना के या किसी तरीके से उसको मतलब ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास टमाटर आपके पास नहीं है तो आप क्या डाल दें कि आप जो है टमाटर का जो टोमेटो केचप आता है उसका यूज़ कर लें। अगर आपके पास अदरक नहीं है तो जिंजर पेस्ट आता है ना, जो जिंजर का उसमें रहता है, जिंजर की चटनी टाइप से, वो भी तो उसको क्या है उसको यूज़ कर लें। अगर आपके पास मिर्च नहीं है तो आप चिली जो ग्रीन चिली पेस्ट होता है या इस टाइप से, तो आप जो सॉस होता है ना, चिली सॉस, उसका यूज़ कर लें। तो वही है जैसे कि मतलब अगर आपके पास आपको क्या है कि दूध फाड़ना है, पनीर बनाना है ना, तो उसकी जगह आप क्या है किस चीज़ का, अगर आपके पास नींबू नहीं है ना तो आप क्या डाल के फाड़ लें? नींबू नहीं है तो आप विनेगर डाल के फाड़ लीजिए। तो क्या है कि मतलब आंतरिक या बाहरी रूप से पूरे मतलब हर तरीके से उसको पूरा चेंज कर दिया जाए। तो यही क्या कहलाता है? यही स्थानापन्न, मतलब किसी एक स्थान पर उसको दूसरे स्थान पर उसको दूसरी चीज़ें यूज़ कर लेना, यही क्या कहलाता है? स्थानापन्न, या इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट फूड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट फूड बोलते हैं। अब देखिए इतना हम लोगों ने समझा कि इसका मतलब किसी एक खाद्य पदार्थ की जगह दूसरा खाद्य पदार्थ यूज़ करें। क्या? किसी एक खाद्य पदार्थ की जगह दूसरा खाद्य पदार्थ हम यूज़ करें। अर्थात जो है इसको और अच्छे से समझने के लिए अर्थात किसी खाद्य पदार्थ को पूर्ण रूप से या आंतरिक रूप से बदल दिया जाता है, या आंतरिक रूप से बदल दिया जाता है। कि जैसे कि हमारे पास अगर लाल मिर्च का पाउडर नहीं है या खड़ी लाल मिर्च नहीं है तो उसकी जगह पे हम लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर लें ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि आपके पास अदरक नहीं है तो आपको सब्जी में या किसी चीज़ में अदरक डालना है तो आप क्या जिंजर मतलब जो अदरक पेस्ट होता है, अदरक का पेस्ट आता है उसका यूज़ कर लें ना। आपके पास नींबू नहीं है क्या पनीर बनाने के लिए, अगर नींबू नहीं है तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर लें? अगर आपके पास नींबू नहीं है तो उसके लिए आप विनेगर का यूज़ कर लें। नींबू की जगह क्या, नींबू की जगह विनेगर का यूज़ किया जाए, विनेगर का यूज़ किया जाए। तो हमने क्या समझा? स्थानापन्न
यानी सब्स्टिट्यूट फूड क्या होता है कि मतलब कोई एक खाद्य पदार्थ अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पर दूसरा खाद्य पदार्थ यूज़ कर लिया जाए जिससे वो पूरा काम उसका हो जाए, सेम वही काम, तो ये क्या कहलाएगा? स्थानापन्न। या बात की जाए कि अर्थात मतलब जो भी उसको या पूरी मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ है मतलब उसको पूर्ण रूप या आंतरिक रूप से बदल दिया जाए, यही क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट फूड कहलाता है। सब्स्टिट्यूट फूड क्या हुआ? कोई खाद्य पदार्थ उसको पूर्ण रूप या कि उसको आंतरिक या बाहरी रूप से पूरी तरीके से उसको बदल दिया जाए, यही क्या? सब्स्टिट्यूट फूड कहलाता है। अब देखते हैं पूरक आहार। तो हमने क्या देखा? स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट फूड क्या होता है। अब बात करते हैं पूरक आहार की। तो पूरक आहार क्या होता है यानी सप्लीमेंट फूड क्या होता है? पूरक आहार जो होता है ये देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे होते हैं उनको 6 महीने तक जो मतलब बच्चे होते हैं उनको 6 महीने तक क्या माँ के दूध पे रखना चाहिए। किसको? कि यह 6 महीने तक उनको सिर्फ बच्चे को माँ के दूध पर ही रखना चाहिए। उसके बाद बच्चों की क्या है कि उनकी वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं ना, तो सिर्फ माँ के दूध से उनको मतलब वो पूरे पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं ना। जैसा कि अगर मान लीजिए किसी कंडीशन बस देखिए सबसे अच्छा तो माँ का दूध ही होता है, लेकिन अगर किसी कंडीशन बस जो है वो माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन में उनको जो वो फार्मूला मिल्क होता है उसको दिए जाने के लिए सलाह दी जाती है। जब माँ का दूध ना मिले तो फार्मूला मिल्क दिया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट बच्चों के लिए क्या होता है? माँ का दूध होता है। माँ के दूध को ध्यान में रखते हुए वो फार्मूला मिल्क तैयार किया गया है, लेकिन अगर बात की जाए दोनों में तो सबसे बेस्ट क्या है? माँ का दूध है। लेकिन 6 महीने के बाद जो बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर की मतलब जैसे कि चावल की माड़ हो गई ना, और क्या फ्रूट की प्यूरी हो गई, वेजिटेबल्स प्यूरी हो गई, ये सब चीज़ें 6 मंथ बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चों को, यही क्या कहलाता है? सप्लीमेंट फूड कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्लीमेंट फूड कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट फूड बोलते हैं, इसी को पूरक आहार बोलते हैं। अब बात की जाए, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो मिल्क वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको समझा था, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से नहीं। लेकिन अगर बात की जाए, देखिए 6 महीने बाद बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ आप मान लीजिए दूध पे ही रख रहे हैं, लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी बच्चे को दूध पे रखते हैं तो बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जो क्या है कि दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी और आयरन, इन दोनों की कमी होती है ना। अगर देखिए बात की जाए इसकी, हम लोग कहते हैं कि दूध को जो है संपूर्ण आहार में रखा जाता है, ठीक, वो क्या है? संपूर्ण आहार है, उसमें उसको रखा जाता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं वो संपूर्ण आहार नहीं है तो कहीं कहीं तक ये भी सच है कि सारे तत्व उसमें पाए जाते हैं, लेकिन क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी और आयरन, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं ना। विटामिन सी और आयरन नहीं पाए जाते हैं। अगर आप बच्चे को 6 महीने तक दूध पे रखते हैं, उसके बाद भी अगर सिर्फ आप मिल्क पे ही रखते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चों में क्या खून की कमी पाई जाती है, खून की कमी देखी जाएगी, क्योंकि आयरन उनको मिलेगा ही नहीं ना। आयरन और विटामिन सी ये दोनों क्या है, उनको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए 6 महीने बाद बच्चों का वृद्धि और विकास तेज़ी से हो रहा होता है, जो कि माँ के दूध से पूरा पर्याप्त नहीं हो पाता है। और बच्चे को जो ऊपरी आहार दिया जाता है, जैसे कि वेजिटेबल्स प्यूरी हो गई, फ्रूट प्यूरी हो गई, ये सब चीज़ें जो दी जाती हैं, चावल के माड़ हो गए, दाल का पानी हो गया, और मतलब जो भी चीज़ें हो गई ना, तो ये सब चीज़ें अगर दी जाती हैं, इसी को क्या बोलते हैं? पूरक आहार बोलते हैं। अब इसमें नोट करते हैं कि क्या यह ऐसा फूड होता है, यह ऐसा फूड होता है जो 6 महीने के बाद दिया जाता है। यह ऐसा फूड होता है जो 6 महीने के बाद दिया जाता है। बच्चे की वृद्धि और विकास क्या होते हैं? तेज़ी से हो रहे होते हैं। बच्चे की वृद्धि और विकास तेज़ी से हो रहे होते हैं, जो कि माँ का दूध क्या होता है? माँ का दूध पर्याप्त नहीं हो पाता है। माँ का दूध इसके लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है, तो इसके लिए ऊपर से कुछ आहार देना ज़रूरी होता है।
है ना, इस ऊपर से कुछ आहार देना जरूरी होता है, और यही आहार यही आहार क्या कहलाती है? पूरक आहार। पूरक आहार कहलाती है। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं, देखिए ये भी होता है कि ये चीज़ तो है ही पूरक आहार। जब नॉर्मल डाइट से आपके शरीर की जितनी आपकी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है, जितनी नीड है, उतनी आपकी आवश्यकता ना पूरी हो, तो ऊपर से जो आहार और अलग से मतलब जो आहार प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब दिए जाते हैं, ऐसे आहार को क्या बोलते हैं? पूरक आहार। क्या बोलते हैं? पूरक आहार। अब बात करते हैं खाद्य प्रबलीकरण। क्या बोलते हैं? खाद्य प्रबलीकरण मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ उसको प्रबल करना क्या कहलाता है? खाद्य प्रबलीकरण कहलाता है। खाद्य प्रबलीकरण क्या है? कि कोई भी आहार उसको प्रबल करना क्या कहलाएगा? खाद्य प्रबलीकरण कहलाता है। तो खाद्य प्रबलीकरण में क्या होता है कि खाद्य प्रबलीकरण में ऐसा कोई पदार्थ है कि जिसमें क्या है कि कुछ पौष्टिक तत्व नहीं पाए जाते हैं ना, जैसे कि विटामिन हो गया, और क्या हो गया कि विटामिन और खनिज तत्व। क्या हो गए कि खाद्य प्रबलीकरण में विटामिन और खनिज तत्व के जोड़ने की प्रक्रिया को खाद्य प्रबलीकरण कहते हैं ना। क्या कि जो भी कोई खाद्य पदार्थ है उसमें विटामिन और क्या है कि खनिज तत्व ना, जो भी विटामिन है और मिनरल्स हैं, इन दोनों के जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? खाद्य प्रबलीकरण। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ को प्रबल करना, क्या मिलाकर प्रबल करना? विटामिन और क्या मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स को डालकर उसको और स्ट्रांग बनाना और उसको प्रबल करना क्या कहलाता है? खाद्य प्रबलीकरण कहलाता है। इसमें देखिए मेन क्या है? विटामिन और क्या है मेन कि मिनरल्स हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि खाद्य प्रबलीकरण कोई भी खाद्य पदार्थ में विटामिन और खनिज जोड़ने की प्रक्रिया है, खनिज जोड़ने की प्रक्रिया है। और यह क्या करता है? यह भोजन के पोषण मूल्य में सुधार करता है और क्या करता है? और यह उनकी कमियों को रोकता है। यह खाद्य पदार्थ की कमियों को रोकने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ के बल को बढ़ा देना वही क्या कहलाता है? खाद्य प्रबलीकरण कहलाता। तो हमने टाइप ऑफ फूड में 3 फूड देखे, कौन कौन से? एक स्थानापन्न देखा जिसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट फूड ना, किसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट फूड। दूसरा हमने क्या देखा? पूरक आहार जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट फूड। तीसरा हम लोगों ने देखा खाद्य प्रबलीकरण जिसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। क्या देखा? फूड फोर्टिफिकेशन। अब हम लोग क्या देखते हैं? समृद्ध आहार। समृद्ध आहार क्या होता है? इसको बोलते हैं इनरिचमेंट फूड। क्या बोलते हैं? इनरिचमेंट फूड। समृद्ध आहार इसको क्या बोलते हैं? इनरिचमेंट
फूड। अब ये क्या है, इनरिचमेंट फूड क्या है कि देखिए जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ होता है ना, कि आप कोई भी अनाज देख लीजिए, तो हम लोगों ने क्या हम लोगों ने पढ़ा है विटामिन बी के बारे में, कि जैसे आप चावल को बहुत रगड़ कर धुल दीजिए तो उसमें क्या विटामिन बी नष्ट हो जाता है ना। तो ये मतलब कोई भी भोज्य पदार्थ है और वो प्रोसेस की प्रक्रिया के दौरान जो भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं उनको दोबारा से किसी माध्यम से ऐड कर देना, उसमें मतलब जोड़ देना, उसमें ऐड कर देना, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है इनरिचमेंट फूड ना। क्या कहलाता है, इनरिचमेंट फूड। जैसे कि अब एक समझते हैं कि देखिए दाल ना, दाल लेते हैं तो दाल जो है जैसा कि जानते हैं कि उसमें कुछ प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं ना, वो क्या है कि पूर्ण प्रोटीन उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो जो प्रोटीन नहीं पाए जाते उसको क्या कहते हैं कि जब चावल और दाल को मिला दिया जाता है, खिचड़ी बना लिया जाता है, तो क्या वो बहुत एक अच्छा आहार माना जाता है। क्या दाल चावल को मिलाकर जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो वो अच्छा आहार माना जाता है। ये क्या है कि मतलब दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये क्या है कि ये एक अच्छा आहार बन गया। इसी तरीके से इसी को बोलते हैं इनरिचमेंट फूड। तो ये हम मतलब एक तरीके से समझने का तरीका था कि कोई खाद्य पदार्थ जब उसके प्रोसेस की प्रक्रिया के दौरान वो नष्ट हो जाता है तो बाहर से उस चीज़ों को जो नष्ट हुआ है, जो भी पौष्टिक तत्व नष्ट हुए हैं, बाहर से उन चीज़ों को जोड़ देना, ऐड कर देना, क्या कहलाता है, इनरिचमेंट फूड कहलाता है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें पोषक तत्व क्या होते हैं कि इसमें पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। लेकिन देखिए जो खाद्य प्रबलीकरण था उसमें पोषक तत्व जो है प्रेजेंट नहीं था। इन दोनों में मात्र एक अंतर है, खाद्य प्रबलीकरण में पोषक तत्व प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इनरिचमेंट फूड में पोषक तत्व प्रेजेंट है। उसमें क्या है, उसमें वो प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट नहीं था, उसको हमने बाहर से ऐड किया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट है ना, इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये प्रोसेस की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जा रहा है, तब हम इसको ऐड करते हैं। तो इसमें पोषक तत्व क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि प्रोसेस की प्रक्रिया के दौरान, प्रोसेस की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जो नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं को बाहर से जोड़ना क्या कहलाता है, समृद्ध आहार कहलाता है। समृद्ध आहार कहलाता है। तो देखिए मात्र एक अंतर है इनरिचमेंट फूड में और किसमें, खाद्य प्रबलीकरण में, कि उसमें क्या है पोषक तत्व कम या नहीं होते हैं तो उनको बाहर से ऐड किया जाता है। इसमें क्या है, पोषक तत्व है लेकिन वो प्रोसेस की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो गए हैं। दोनों में मात्र एक अंतर है। तो ये क्या हो गया, समृद्ध आहार, मतलब और भी समृद्ध बना देना ना। अब आगे देखते हैं कि एडिटिव फूड, एडिटिव आइटम, ये क्या होता है। एडिटिव आइटम क्या होता है कि खाद्य पदार्थ में जो गैर पोषक तत्व होते हैं, खाद्य पदार्थ में गैर पोषक तत्व को ऐड कर देना, ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि मतलब ये समझिए कि ये क्या है कि एडिटिव आइटम, कि ऐसे खाद्य पदार्थ में हम ऐसे आइटम को मतलब ऐसी चीज़ को मिला रहे हैं जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं है, जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं है। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि देखिए अब जो घर की मिठाई होती है ना, आप घर पे बनाइए उतना वाइट नहीं दिखेगा, उतना उसमें सफ़ेद नहीं दिखेगा। आप अगर आप और भी कोई चीज़ें बना रहे हैं, गाजर का हलवा बनाइए, उतना येलो नहीं दिखेगा। मतलब बाहर से क्या, मार्केट में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, कलर मिला देते हैं
ना, क्या उससे कोई तत्व मिल रहा है? नहीं। तो यही क्या है कि एडिटिव आइटम, मतलब ऐसे आइटम को ऐड कर देना जिससे उसकी सुगंध, मतलब उसकी गंध को बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है, उसकी मतलब अगर देखिए कि उसकी गंध को बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है और उसके टेस्ट को ना, टेस्ट को बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाने बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है, लेकिन उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। आप कोई चीज़ घर पे बनाइए और वही चीज़ मार्केट से लीजिए, देखिए उसमें ज़्यादा कलर रहेगा, कलर मिला देंगे, वो देखने में अच्छा लगेगा। अभी आप वही चीज़, जैसे कि आप खाने वाली चीज़, कोई चीज़ घर पे वही ऑर्डर करिए, आप बनाइए और वही जाइए रेस्टोरेंट वगैरह में ऑर्डर करिए, तो उसमें क्या कलर इस तरीके से मिला देंगे, वो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, खाद्य पदार्थ में गैर पोषक तत्व को क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जैसे रंग मिलाना, रंग मिला देना, और क्या कि गंध मिला देना, जो क्या करते हैं, जो हमें पोषण नहीं देते, जो हमें पोषण नहीं देते, या ये भी कह सकते हैं कि जो हमें पोषक तत्व नहीं देते हैं, जो हमें पोषण नहीं देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एडिटिव आइटम कहते हैं। उन्हें एडिटिव आइटम कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये कोई फूड वगैरह है उनके टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए ये किया जाता है। ये किसी भी फूड आइटम के टेस्ट को, उसके कलर को, उसकी गंध को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पोषण नहीं देना होता है, कोई इसमें पोषक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए ऐड करते हैं कि वह देखने में अच्छा लगे, उसकी गंध अच्छी लगे, और क्या कि वह देखने में अच्छा लगे, उसकी गंध अच्छी लगे, और क्या कि इसीलिए इसको मिलाया जाता है। तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि समृद्ध आहार को समझा कि इनरिचमेंट फूड में क्या होता है कि कोई भी पोषक पदार्थ है वो क्या प्रोसेस की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो गया है, फिर उसी चीज़ को बाहर से ऐड कर देना, यही इनरिचमेंट फूड या समृद्ध आहार कहलाता है। बात करते हैं एडिटिव आइटम की, तो एडिटिव आइटम का मात्र ऐसा खाद्य पदार्थ उसमें गैर पोषक तत्व को ऐड कर देते हैं जिसका उद्देश्य पोषण देना नहीं होता है, आपको पोषण देना उसका उद्देश्य नहीं होता, उसमें कोई किसी भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, सिर्फ ये इसलिए मिलाया जाता है कि वह उसका गंध अच्छी लगे, वो जो है कि उसका रंग अच्छा लगे, इसलिए वो मिलाया जाता है। तो ये क्या हमने पढ़ा, एडिटिव आइटम को पढ़ा। अब और आगे देखते हैं, अब हम लोग इतना हम लोगों ने देखा, अब हम लोग पढ़ेंगे कुकिंग मेथड ना। तो ये हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ फूड। पहले हमने क्या देखा कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक ये टॉपिक क्लियर हुआ। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ फूड कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 प्रकार के पढ़े ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कुकिंग मेथड। तो कुकिंग मेथड जो है कि ये देखिए, कुकिंग जो होता है ये क्या है कि अगर बात की जाए तो ये क्या है, एक प्रकार की कला है और विज्ञान भी है। क्या है, कला है, विज्ञान है। तो कुकिंग मेथड क्या है, कुकिंग जो है ये कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप है। कुकिंग मेथड क्या है, ये कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप है। विज्ञान का सम्मिलित रूप है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों जैसे क्या, पोषक तत्वों का समीकरण जो है वो बराबर करना। अब ये वैज्ञानिक विधि कौन कौन सी वैज्ञानिक विधियों, पोषक तत्वों का समीकरण बराबर करना, पोषक तत्वों के मूल को बढ़ाना, मूल्य को
बढ़ाना और भोजन की अवशोषकता को बढ़ाना, भोजन की अवशोषकता को बढ़ाना आदि के साथ साथ भोजन को कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करना, कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि जो है मतलब ताकि क्या है कि जो भोजन खा रहे हैं या जिसको भोजन खरीदना है उनको क्या है कि उनके मतलब उनके खरीदने की जो उत्सुकता है वो और बढ़ जाए, ताकि क्या है कि कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करना ताकि ग्रहणकर्ता की लालसा भोजन के प्रति बनी रहे। यह क्या कला है? यह पाक कला क्या है? पाक कला एक कला है, एक कला है। तो हमने क्या समझा, जो कुकिंग मेथड है यानी पाक कला, ये क्या है? कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप है। अच्छा ये बताइए कि क्या मतलब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या आप देखिए कितने अच्छे से वो लोग क्या करते हैं, सजा के देते हैं ना खाने को। आप शादी विवाह में जाइए तो देखिए जो सलाद जहाँ रखा होता है वो कितने अच्छे से उसको डेकोरेट किया रहता है। क्यों? क्योंकि चाहे तो वो सब मतलब इकट्ठा काट के एक जगह रख दिया जाए, नहीं तो सजावट का भी बहुत महत्व होता है कि अभी मतलब अगर किसी को खाना है, किसी को आप थाली में दाल चावल सब्जी रोटी सब एक ही में डाल के दे दीजिए, सब मिलाकर तो खाएंगे ही, तो उसी को क्या कीजिए कि सब एक ही मिलाकर दे दीजिए, तो क्या उसको खाने का मन होगा? नहीं। लेकिन अब अगर आप उसको सही तरीके से सजा देते हैं तो देखिए आप उसको दाल मतलब सही से रख दीजिए, सलाद में और सलाद वगैरह सही से रख दीजिए, अच्छे से सब सही से सजावट कर दीजिए, देखिए उसकी खाने के प्रति जो इच्छा होती है वो अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही बहुत बुरे तरीके से खाना रखा हो तो देखिए सब लोग कहते हैं ना कि जैसे अभी आप मार्केट में कहीं जाते रहिए, देखते हैं अरे वो कितनी गंदी जगह ठेला लगा हुआ है, वहाँ पर अच्छा नहीं हुआ है ना, वो कितने गंदे तरीके से बना रहा है, कितने गंदे तरीके से कितने मतलब अच्छे से उसको दे रहा है। तो मतलब ये क्या है कि ये एक प्रकार की कला ही तो है कि आप जितने अच्छे तरीके से उसको देंगे। आप देखिए कि जैसे कि आप अभी गर्मी का समय आ रहा है तो आप जैसे वो क्या होता है उसको जो काजू शेक वगैरह होता है, बादाम शेक ना, तो क्यों उसको ऊपर से डालते हैं, इस तरीके से वो सजा देते हैं कि वो देखने में अच्छा लगता है। तो ये क्या है? कुकिंग मेथड ये कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप है और इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों जैसे, तो हमने क्या कला को समझा ना, तो अब विज्ञान क्या है कि पोषक तत्वों, वैज्ञानिक विधियों जैसे पोषक तत्वों का समीकरण ना बराबर करना कि कौन से पोषक तत्व उसमें हैं, कौन सी चीज़ें नुकसान करती हैं, उनको कौन मतलब किस तरीके से, जैसे कि अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसे बादाम क्यों कहा था, बादाम जो है वो छील के खाइए ना। अगर आप कोई मतलब जैसे अनाज खा रहे हैं तो उनको अंकुरित करके खाइए। क्यों? क्योंकि जब आप अंकुरित करके खाएंगे उसमें विटामिन बी और सी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या है कि जो मतलब पोषक तत्व नहीं है वो आ जाना। तो ये क्या है? ये कला थोड़ी ना है, ये क्या है? ये विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। तो जैसे पोषक तत्वों के समीकरण को बराबर करना, पोषक तत्वों के मूल्य को बढ़ाना, अब यही बात की जाती है। देखिए आप देखिए कि चना मूंग इन सब चीज़ों को जब आप अंकुरित करके कोई भी अनाज अंकुरित करके खाएंगे तो उसमें क्या बढ़ जाता है? उसमें विटामिन बी और सी बढ़ जाते हैं। तो उनके मूल्य को बढ़ाना ना, किसके? पोषक तत्वों के मूल्य को बढ़ाना, भोजन की आवश्यकता को बढ़ाना, ये सब क्या है कि हम इस तरीके से भोजन को खा रहे हैं कि उसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो। हम ऐसे भोजन को ले रहे हैं जिसमें क्या है मतलब हम मतलब चना जो है वो भिगा के हम ऐसे ही खा लें। अगर हम उसको अंकुरित करके खा रहे हैं तो ये भी क्या है? विज्ञान है ना। लेकिन जो हम सजावट तरीके से विभिन्न तरीके से सजा के उसको हम आइटम को बनाते हैं, परोसते हैं, ये क्या है कि ये कला है। तो हमने क्या देखा? कुकिंग मेथड, ये कुकिंग क्या है? ये पाक कला जो है ये एक कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप है। हमने बहुत इसको अच्छे से समझा। कुकिंग जो है ये कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप है। अब आगे देखते हैं कि इतना हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं पाक कला के द्वारा भोजन की वैज्ञानिक तरीके से कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। पाक कला को
पाक कला के द्वारा भोजन को वैज्ञानिक तरीके से कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कुकिंग मेथड के बारे में, और हमने टाइप ऑफ फूड भी देखे, उसको भी हम लोगों ने समझा। अब हम देखते हैं पाक कला के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या हैं? पाक कला के उद्देश्य, देखिए इसके उद्देश्य क्या है। पाक कला के उद्देश्य क्या है कि अगर आप भोजन को पकाते हैं तो भोजन जो है वो सुपाच्य बनेगा। पकाने से भोजन या भोज्य पदार्थ सुपाच्य बनेगा ना। पकाने से भोज्य पदार्थ जो है वो सुपाच्य बनेगा। प्लस क्या है कि पकाने से भोज्य पदार्थ स्वाद बनेगा। तो पकाने से भोज्य पदार्थ जो है वो स्वादिष्ट बनेगा, पकाने से भोज्य पदार्थ सुपाच्य बनेगा। तीसरा देखते हैं कि भोजन को क्या पौष्टिक तत्वों से भरपूर बनाना। तत्वों से भरपूर बनाना। तो हमने क्या देखा, पाक कला के उद्देश्य में पकाने से भोज्य पदार्थ सुपाच्य बनेगा, पकाने से भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, भोजन को पौष्टिक तत्वों से भरपूर बनाना, ये भी क्या है पाक कला का उद्देश्य है। और क्या है कि भोजन को रोगाणु मुक्त बनाना, भोजन को रोगाणु मुक्त बनाना, भोजन का संरक्षण करना, भोजन को विभिन्न तरीके से बनाना, भोजन को विभिन्न तरीके से बनाना, भोजन को पकाने से उसका बाह्य रूप बदलना, तो हमने क्या देखा, पकाने से भोज्य पदार्थ सुपाच्य बनेगा, पकाने से भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट बनेगा, भोजन को पौष्टिक तत्वों से भरपूर बनाना, भोजन को रोगाणु मुक्त बनाना, भोजन का संरक्षण करना, भोजन को विभिन्न तरीके से बनाना, भोजन को पकाने से उसका बाह्य रूप बदलना ना, भोजन को पकाने से उसका क्या है कि बाह्य रूप बदलना। तो ये सब क्या है, भोजन के उद्देश्य हैं। और इसमें देखते हैं कि क्या है, भोजन को पकाकर ट्रिप्सिन इन्हिबिटर को खत्म करना, जिससे कि क्या है, जब आप ट्रिप्सिन इन्हिबिटर को ख़त्म करेंगे तो इससे क्या होगा कि उसका जैविक मूल्य बढ़ेगा ना। और क्या होगा कि एंजाइम को निष्क्रिय करना, एंजाइम को निष्क्रिय
करना। तो ये सब पाक कला के उद्देश्य हैं कि कोई भी भोज्य पदार्थ है तो उसका उद्देश्य क्या है, कोई भी भोज्य पदार्थ है तो वो क्या है कि वो सुपाच्य बने ना। पहले के समय में देखिए क्या करते थे कि जो आदिमानव थे वो क्या करते थे, कच्चे मांस खाते थे, लेकिन उन्होंने सीखा कैसे पत्थर से आग जलाना और क्या मांस को भून कर खाना ना। जब उन्होंने खाया है तो वो क्या है, वो सुपाच्य बना, धीरे धीरे वो स्वादिष्ट बना, वो मतलब क्या है कि सॉफ्ट बनता है ना, मुलायम बनता है, जिससे उनको क्या खाने में आसानी होती है ना। ये सब क्या है, और वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो जाते हैं। भोजन को जब आप मतलब पकाते हैं तो रोगाणु मुक्त हो जाते हैं, उनका संरक्षण करना, मतलब सब चीज़ें क्या हैं, ये सब पाक कला के उद्देश्य हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, पाक कला की विधियों के बारे में। तो पाक कला की कितनी विधियां हैं, पाक कला की 4 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं कि जल द्वारा, तेल द्वारा, वाष्प द्वारा और किसके द्वारा, वायु द्वारा। जल द्वारा और तेल द्वारा, वाष्प द्वारा और वायु द्वारा। तो पाक कला की विधियां। अब पाक कला की विधियां क्या हैं, कौन कौन सी विधि है, तो देखिए कि जल द्वारा हम भोजन को पका सकते हैं, जल द्वारा भोजन को पका सकते हैं, और किसके द्वारा, तेल द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, तेल द्वारा, इसको वसा द्वारा भी बोल सकते हैं ना, वसा द्वारा। और तीसरे नंबर पे क्या है, वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा। इसका जो अगर वाष्प की बात की जाए तो इसका मूल रूप क्या है, अगर मतलब मूल जो मेन चीज़ें हैं वाष्प बनाने के लिए, तो वाष्प बनाने के लिए मेन चीज़ क्या है, जल ही तो है, तो इसका मूल जो है वो भी जल है। तो क्या हमने देखा, जल द्वारा, तेल द्वारा, जिसको वसा द्वारा भी बोलते हैं, वाष्प द्वारा, चौथे नंबर पे क्या है, वायु द्वारा। तो अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि जो जल द्वारा होता है वो क्या होता है। तो बात की जाए जल द्वारा ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो जल द्वारा है ये क्या है, इसकी जो निम्न विधि है वो क्या है, उबालना। जल द्वारा इसकी निम्न विधि क्या है, उबालना है ना। जल द्वारा की निम्न विधि क्या है, उबालना है। और क्या है कि मतलब अगर आप उबालेंगे तो वो भी किसके द्वारा उबालेंगे, पानी के द्वारा। उबालना विधि है, इसकी निम्न विधि उबालना है। दूसरा क्या है, सिमरिंग। पहला उबालना हो गया, दूसरा सिमरिंग हो गई, सिमरिंग ना। दूसरा क्या है, सिमरिंग, जिसको क्या बोलते हैं, खदकाना। इसको क्या बोलते हैं, खदकाना। और तीसरा क्या बोलते हैं, स्टूइंग। इसको क्या बोलते हैं, धीमी आंच पर पकाना। तो हमने क्या देखा कि जल द्वारा की विधियां कितनी हैं, 3 विधि। कौन कौन सी, उबालना, ये सबसे निम्न विधि है। सिमरिंग, जिसको बोलते हैं खदकाना। उसके बाद बोलते हैं स्टूइंग, जिसको बोलते हैं धीमी आंच पर पकाना। क्या बोलते हैं, स्टूइंग को, इसमें जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसको धीमी आंच पर पकाया जाता है ना। जैसे कि अगर देखिए इसको क्या करेंगे कि धीमी आंच पर पकाएंगे। सिमरिंग क्या होते हैं, खदकाना, और ये क्या है, उबालना। तो 3 चीज़ें हो गई। अब हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि उबालना से। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जल द्वारा जो विधि है, उबालना। पहले जल द्वारा में क्या, उबालना। इसमें जो है ताप कितना होना चाहिए, 100, जैसा कि हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। तो पानी कब खौलता है, 100 डिग्री सेल्सियस से। और अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो कितना कि 212 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खौलता है
पर पानी खौलता है। बात की जाती है कि सेल्सियस की तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, बात की जाए तो फ़ारेनहाइट की तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात करते हैं कि इस पर क्या होता है, खौलता है। इसमें जो होते हैं बबल्स पानी के ऊपर आकर, इसमें क्या होते हैं बबल्स, इसमें जो जब पानी खौलने लगता है तो उसमें छोटे छोटे बबल्स बनते हैं ना, तो इसमें बबल्स क्या होते हैं, बबल्स पानी के ऊपर आकर, पानी के ऊपर आकर, इसमें बबल्स पानी के ऊपर आकर, इसमें बबल्स पानी के ऊपर आकर जो बर्तन ढका जाता है, जो बर्तन ढका होता है वहाँ पर आके फूटता है, वहाँ पर आकर फूटता है। तो हमने क्या देखा, उबालना जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है, ये हम लोग जानते ही हैं। बात की जाए फ़ारेनहाइट की, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जो है वो उबालता है। लेकिन बात की जाती है उबलने की, तो इसमें जो बर्तन ढका जाता है, जब आप किसी बर्तन में या किसी भगोने में पानी खौलाते हैं, तो जब पानी खौलता है तो जिसमें बबल्स होते हैं, वह जो ऊपर बर्तन रहता ढका रहता है उस पर आकर क्या होता है कि फूटता है, उस पर आकर ढके हुए बर्तन पर आकर फूटता है। और यदि उबलते पानी में, यदि उबलते पानी में नमक डाल दिया जाए तो, नमक डाल दिया जाए तो उबलने का तापक्रम जो होता है वो बढ़ जाता है, उबलने का तापक्रम बढ़ जाता है। उबलने के तापक्रम पर बर्तन की निचली सतह का पानी, बर्तन के निचली सतह का पानी क्या होता है कि आग से गर्मी पाकर तेजी से ऊपर उठता है और ऊपर जाकर बुलबुले के रूप में फूटता है ना। तो ऊपर जाकर बुलबुले के रूप में फूटता है, जैसे कब, जब हम लोग क्या करते हैं, चावल बनाते हैं और क्या, दाल बनाते हैं, सूप बनाते हैं। इस विधि से क्या क्या बनाया जाता है, दाल चावल सूप। तो उबालना क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। जैसा कि फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो फ़ारेनहाइट 212 डिग्री होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब पानी खौलता है ना, जो छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, जो बर्तन जो है वो मतलब ढका रहता है, जिस बर्तन में पानी करके रखा जाता है खौलने के लिए, और जो बर्तन ढकते हैं उस पर क्या होता है, बबल्स जो छोटे छोटे बनते हैं, वो जो पानी जो मतलब जैसे कि जो ढका रहता है उस पर जाकर वो फूट जाता है। और अगर उसमें नमक डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, उसमें नमक डाल दिया जाए तो उबलने का तापक्रम जो होता है वो और बढ़ जाता है। उबलने के तापक्रम पर बर्तन की निचली सतह का पानी आग से गर्मी पाकर क्या करता है, तेज़ी से ऊपर उठता है और ऊपर जाकर बुलबुले की तरह के रूप में फूट जाता है। अब आगे देखते हैं, हम लोगों ने 3 विधि देखी थी। एक हमने उबालना देखा था, दूसरा हमने क्या देखा था, सिमरिंग, और सिमरिंग को क्या बोलते हैं, खदकाना। तो पहली विधि हो गई ना उबालना, जल द्वारा 3 चीज़ें थी। अब देखते हैं क्या, सिमरिंग यानी खदकाना। दूसरा क्या है, खदकाना, इसको क्या बोलते हैं, सिमरिंग ना, सिमरिंग। अब ये सिमरिंग क्या होता है, इसमें टेम्परेचर कितना होता है, 95 डिग्री सेल्सियस। कितना कि इसमें टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस
और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 180 अंश फ़ारेनहाइट से लेकर कितना 210 फ़ारेनहाइट तक। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 180 फ़ारेनहाइट से लेकर 210 फ़ारेनहाइट तक क्या होता है कि तक होता है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें बबल्स अंदर ही फूट जाता है। इसमें बबल्स जो होते हैं वो ऊपर जाकर नहीं फूटते, इसमें बबल्स अंदर ही फूट जाते हैं। इसमें बबल्स अंदर ही फूट जाता है, ऊपर बर्तन तक नहीं जा पाता। इससे जो है इसमें भाप धीरे धीरे बनता है। इसमें भाप क्या होता है कि धीरे बनता है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, खदकाना या सिमरिंग देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि स्टूइंग। अब स्टूइंग में क्या देखेंगे, इसमें टेम्परेचर इन दोनों से क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है इन दोनों से कम। इसमें 95 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस था। इसमें कितना है, इसमें टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। इसमें टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस ना, इसमें टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। टेम्परेचर किससे कम था, देखिए सिमरिंग में किससे कम था, उबालने से, बॉइलिंग से। और सिमरिंग में बॉइलिंग से कम था टेम्परेचर। और बात की जाए स्टूइंग में तो इन दोनों से टेम्परेचर कम है। अब क्या देखते हैं कि इसमें टेम्परेचर इतने से मतलब क्या 90 डिग्री सेल्सियस तक है ना। उबालने की विधि में देखिए, अगर बात करते हैं उबालने, तो उबालने की विधि में क्या करते हैं कि उबालने की विधि में सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये जानकारी के लिए है कि उबालने की विधि में सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडा किसका अवशोषण कम कर देता है। तो सोडा जो है वो विटामिन बी का अवशोषण कम कर देता है। तो उबालने की विधि में सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडा खाने में विटामिन बी को नष्ट कर देता है ना, विटामिन बी को नष्ट कर देता है। अब बात की जाए, देखिए ये उबालने की बात थी, बात की जाती है सिमरिंग की। तो सिमरिंग विधि द्वारा अधिकतर मुलायम साग सब्जियों एवं फलों को पकाया जाता है। अधिकतर मुलायम साग सब्जियों एवं फलों को पकाया। तो क्या करते हैं कि अधिकतर जो है मुलायम साग सब्जियों को इसके माध्यम से पकाया जाता है, सिमरिंग के माध्यम से। सिमरिंग विधि द्वारा अधिकतर मुलायम साग सब्जियों को पकाया जाता है ना, मुलायम साग सब्जियों को पकाया जाता है। अधिक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को इस विधि से पकाते हैं, मतलब जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। अधिक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को सिमरिंग के माध्यम से पकाते हैं, तो हमने क्या कहा कि हमने क्या समझा कि अधिकतर जो इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको ऐसे भोज्य पदार्थों को कि जिसमें
अधिक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को सिमरिंग के माध्यम से पकाते हैं। अब बात की जाती है स्टूइंग की, तो स्टूइंग जो है वो हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ रहे थे, स्टूइंग का तापक्रम कितना था कि 180 फ़ारेनहाइट तक, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और क्या, इस विधि से भोजन को, इस विधि से भोजन को बंद बर्तन में पकाया जाता है, बंद बर्तन पकाया जाता है। इसमें पानी इतना ही डाला जाता है, इतना ही डाला जाता है कि जितना कि भोज्य पदार्थ उसमें डूब जाए। तो इसमें पानी इतना ही डाला जाता है कि जितना कि भोज्य पदार्थ उसमें डूब जाए। इस विधि में मंद तापक्रम की आवश्यकता होती है। इस विधि में मंद तापक्रम की आवश्यकता होती है। इस विधि में क्या होता है कि मंद तापक्रम की आवश्यकता होती है। और अगर बात की जाए इसमें मांस को जब पकाते हैं तो क्या होता है कि मंद तापक्रम की आवश्यकता होती है। पाक क्रिया मंद गति से मांस के पाक क्रिया की मंद गति से मांस पाक क्रिया के मांस के संयोजी जो टिश्यू होते हैं वह घुलकर, संयोजी टिश्यू घुलकर किसमें, संयोजी टिश्यू घुलकर किसमें बदल जाते हैं, जिलेटिन में बदल जाते हैं। तथा मांस के तंतु जो होते हैं वह ढीले होकर मुलायम हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये स्टूइंग है। स्टूइंग में हमने क्या देखा, इस विधि में भोजन को बर्तन में पकाया जाता है, बंद बर्तन में। और क्या करते हैं कि बंद बर्तन में पानी की मात्रा उतनी होती है जिसमें पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, वो डूब जाए ना, उतना ही पानी रहे। और इस विधि में मंद तापक्रम की आवश्यकता होती है। और जब इस वजह से मांस को पकाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, संयोजी टिश्यू होते हैं वह घुलकर किसमें, जिलेटिन में बदल जाते हैं। जिससे क्या होता है, मांस जो होता है वह मुलायम हो जाता है। जो मांस के तंतु होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं। और क्या देखते हैं कि जो कड़े भोज्य पदार्थ होते हैं, कड़े भोज्य पदार्थों को इस विधि से पकाया जाता है। कड़े भोज्य पदार्थों को इस विधि से पकाया जाता है। तो कड़े भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं कि इस विधि से पकाते हैं। और क्या होता है, कड़े भोज्य पदार्थों को इस विधि से पकाया जाता है। जैसे कि कड़े भोज्य पदार्थों का मतलब जैसे कि कटहल ना, कटहल, मांस और क्या, अरबी, इस विधि से पकाते हैं। कटहल, मांस, अरबी इस विधि से पकाए जाते हैं। अब क्या होता है कि देखेंगे कि जो हम लोगों ने जल द्वारा पढ़ा, अब क्या किसके द्वारा पढ़ते हैं, वसा द्वारा। वसा द्वारा। तो वसा द्वारा देखते हैं कि वसा द्वारा क्या होता है, इसके अंतर्गत भी कितनी विधि आती हैं, इसके अंतर्गत 3 विधि, इसके अंतर्गत 3 विधि है। अब कौन कौन सी, कि इसके अंतर्गत 3 विधि है, इसको बोलते हैं डीप फ्राई। डीप फ्राई पहली विधि हो गई। दूसरी विधि हो गई सैलो फ्राई। और तीसरी विधि हो गई क्या, ड्राई फ्राई।
ड्राई फ्राई। अब जो ये डीप फ्राई है इसे क्या बोलते हैं, इसे गहरी फ्रेंच फ्राई बोलते हैं ना। डीप फ्राई को गहरी फ्रेंच फ्राई, सैलो फ्राई को उथली विधि, उथली विधि। अब बात करते हैं ड्राई फ्राई को, इसको शुष्क विधि, शुष्क विधि। अब एक एक करके इसको समझेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीप फ्राई, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राई। तो डीप फ्राई को किस नाम से जाना जाता है, देखिए ये भी पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए डीप फ्राई को किस नाम से जानते हैं तो क्या बोलेंगे, डीप फ्राई को जो है वह किस नाम से जानेंगे, सैलो फ्राई के नाम से। किस नाम से, सॉरी, डीप फ्राई को फ्रेंच फ्राई के नाम से जानेंगे, जिसे गहरी विधि के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इस विधि से क्या बनता है, समोसे बनते हैं, पकौड़ी बनती है, कटलेट बनता है, मतलब जो तलने वाली चीज़ें होती हैं वो बनती हैं। कि इसमें जो है जो फैट की मात्रा होती है वो काफ़ी होती है, वसा जो है वो काफ़ी मात्रा में होता है, और इतनी मात्रा में होता है कि जो खाद्य पदार्थ है वो डूब जाए। तो डीप फ्राई जो होती है इसको गहरी फ्रेंच फ्राई कहते हैं। इसे इस विधि में घी या तेल, इस विधि में घी या तेल इतनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कि पूरा खाद्य पदार्थ चिकनाई में डूब जाए, डूब जाए। जैसे कि क्या है, पूरी, कचौड़ी, समोसे, कटलेट। तो डीप फ्राई क्या है कि इस विधि में खाद्य पदार्थ पूरा ऐसा, मतलब फैट की मात्रा, तेल इतना होता है कि पूरा खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसमें तेल में डूब जाए। जैसे कि कचौरी बन गई, कटलेट, पकौड़ी, ये सब चीज़ें इस विधि से बनाई जाती हैं, डीप फ्राई की विधि से। अब बात करते हैं सैलो फ्राई। सैलो फ्राई इसे क्या बोलते हैं, कम चिकनाई, कम चिकनाई में तलना, तलना। इस विधि को क्या बोलते हैं, इस विधि को उथली विधि भी कहते हैं, इसे उथली विधि भी कहते हैं। इसमें की वसा की मात्रा उतनी ही होती है जितना कि भोज्य पदार्थ जो है वो चिपके ना, मतलब सिर्फ उतना ही फैट का, उतना ही तेल का यूज़ करेंगे कि जिससे कि जो भोज्य पदार्थ है वो तली में चिपके ना। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, सैलो फ्राई, यानी कम चिकनाई में तलना। तो इस विधि में वसा का उतना ही प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उतना ही प्रयोग किया जाता है। इस विधि में वसा का उतना ही प्रयोग किया जाता है जितना भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ बर्तन की तली में चिपके नहीं। तो ये क्या कहलाया, ये सैलो फ्राई कहलाया। डीप फ्राई हमने क्या देखा कि इस विधि में घी और तेल का इतना यूज़ किया जाता है कि जो उसमें खाद्य पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थ जिसको तलना है वो पूरी तरीके से डूब जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डीप फ्राई बोलते हैं। और सैलो फ्राई क्या होता है, इसमें तेल और ये सब चीज़ें इतनी कम मात्रा में हो जिससे कि वो चिपके नहीं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में लें तो इसमें क्या बनता है, पराठा, पराठा, डोसा, और क्या बनाते हैं, आमलेट, आमलेट इसे बनाते हैं, चीला ना, चीला बनाते हैं। तो ये सब क्या बनाते हैं, ये सब सैलो फ्राई की मतलब सैलो फ्राई से बनाते हैं कि सैलो फ्राई में तेल उतना ही रहना चाहिए, वसा की मात्रा उतनी ही है कि जिस पे हम आप बना रहे हैं उसमें वो चिपके नहीं, सिर्फ इतनी तेल की मात्रा होती है। अब बात होती है शुष्क या शुष्क तलना, यानी ड्राई फ्राई।
अब ड्राई फ्राई जो होती है वह क्या होती है, इसमें घी या तेल जो होता है वह यूज़ नहीं किया जाता है। जो भोज्य पदार्थ में होती है, जो उसकी प्राकृतिक वसा होती है वो अपने आप क्या होती है उसमें छोड़ देती है। जैसे कि देखिए मूंगफली जब भूनते हैं तो उसमें क्या जो प्राकृतिक वसा होती है वह उसी में भूनी जाती है। तो बात की जाती है क्या कि शुष्क फ्राई, शुष्क ना, शुष्क तलना, यानी क्या बोलते हैं ड्राई फ्राई। इस विधि में तेल क्या करते हैं, इस विधि में तेल जो है वह बाहर से, तेल या घी बाहर से नहीं डाला जाता। इस विधि में तेल या घी क्या करते हैं, बाहर से नहीं डाला जाता है। भोज्य पदार्थ की प्राकृतिक वसा निकलकर भोज्य पदार्थ की प्राकृतिक वसा निकलकर भोज्य पदार्थ की प्राकृतिक वसा निकलकर भोजन को तलने में सहायता करती है, तलने में सहायता करती है तथा भोजन को बर्तन में चिपकने नहीं देती है, तथा भोजन को बर्तन में चिपकने नहीं देती है। जैसे कि इसमें क्या देखेंगे, मूंगफली, जैसे मूंगफली भुनना और बेकन, जो मतलब बेकन का नमक युक्त सूअर का मांस ना, और बेकन, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब हमने क्या पढ़ी, हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तेल द्वारा, एक जल द्वारा, दूसरा हमने क्या देखा कि वसा द्वारा। अब हम लोग तीसरा क्या देखते हैं, वाष्प द्वारा। तो वाष्प में भी क्या है कि वाष्प में भी पानी का यूज़ किया जाता है ना, लेकिन वो किससे, वाष्प द्वारा बनाया जाता है। और इसमें जो है पोषक तत्व जो होते हैं वह भरपूर मात्रा में पड़े रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो वाष्प द्वारा, इसमें वाष्प द्वारा। अब इसमें कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, वाष्प द्वारा में प्रत्यक्ष विधि क्या है, इसमें जो होता है, इस विधि में भोजन वाष्प के, इस विधि में भोजन वाष्प के क्या करते हैं, वाष्प के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, वाष्प के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। बर्तन में क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, बर्तन में पानी को गर्म करते हैं। और क्या होता है कि जब पानी उबलने लगता है, जब पानी उबलने लगता है, इसमें क्या करते हैं कि गर्म करते हैं। और जब पानी जो है तो इस विधि में भोजन जो है वाष्प के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। बर्तन में पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जब पानी जो होता है उबलने लगता है, तब तक ढक्कन अथवा तार की ना, तब तक ढक्कन अथवा तार की जाली में थोड़ी चिकनाई लगाकर, जाली में थोड़ी चिकनाई लगाकर क्या करते हैं, थोड़ी चिकनाई लगाकर जिस भोज्य पदार्थ को पकाना हो उसमें उसे फैला देते हैं, जिस
भोज्य पदार्थ को पकाना हो उसे फैला देते हैं। तो ये क्या हो गया कि जैसे कि और देखते हैं इसमें दूसरा क्या है कि पानी उबलने से बनी भाप, पानी उबलने से बनी भाप भोज्य पदार्थों को पका देती है। भोज्य पदार्थों को पका देती है ना। जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या बनते हैं इससे, ढोकला, इडली, फरा ना। क्या इस विधि से भोजन को क्या है, ये प्रत्यक्ष विधि से पकाया जाता है। इस विधि से भोजन वाष्प के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। बर्तन में पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब पानी उबलने लगता है तब तक ढक्कन अथवा तार की जाली में थोड़ी चिकनाई लगाकर जिस भोज्य पदार्थ को पकाना है उसमें उसे फैला देते हैं। पानी उबलने से बनी भाप जो होती है वो भोज्य पदार्थों को पका देती है। ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष विधि। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष विधि की। अब बात क्या करते हैं कि अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है। तो अप्रत्यक्ष विधि होती है कि इसे किस नाम से जानते हैं, परोक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि इसे क्या बोलते हैं, इसे परोक्ष विधि भी बोलते हैं ना। अप्रत्यक्ष विधि को परोक्ष विधि कहते हैं ना। इसमें भोजन भाप के संपर्क में सीधे आता है। इसमें भोजन भाप के संपर्क में सीधे आता है, क्योंकि क्या किया जाता है, क्योंकि भोजन जो है वह एक बर्तन से ढका रहता है। क्योंकि भोजन एक बर्तन से ढका रहता है और भोजन जो है वो भाप के द्वारा ही पकाया जाता है। द्वारा पकाया जाता है। और क्या है कि इस विधि में एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करते हैं तथा दूसरे छोटे बर्तन में एक जो बड़ा बर्तन होता है या किसी भगोने में पानी गर्म करते हैं तथा दूसरे छोटे बर्तन में भोज्य पदार्थ को ढक कर रख देते हैं। छोटे बर्तन को सही से ढका जाता है। छोटे बर्तन जो होते हैं उसको सही से ढका जाता है जिससे कि पानी जो है वह उस छोटे बर्तन में ना जाए। सही से ढका जाता है जिससे कि पानी उस पदार्थ के अंदर न जाए। तो इस विधि में क्या करेंगे, उस विधि से पानी क्या है उस पदार्थ के अंदर न जाए। अब यहाँ पर ये हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या है, भोज्य पदार्थ भाप के साथ परोक्ष रूप से संपर्क में आता है।
संपर्क में आता है तथा स्वयं अपने ही रस में पक जाता है, अपने ही रस में पक जाता है। जैसे कि ढोकला हो गया, पुडिंग हो गई, केक हो गई ना, इसमें क्या करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, जैसे कि अगर आप लोग बनाए होंगे, देखिए इसमें कैसे बनाया जाता है कि पहले एक बड़े बर्तन में पानी लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं कि बड़े बर्तन में पानी लेते हैं और उसमें एक छोटे बर्तन में करके रख देते हैं। छोटे बर्तन में करके किसको जो भोज्य पदार्थ पकाना हो उसको रख देते हैं और उसको ऐसे ढक के रखते हैं कि जिससे कि जब पानी खौले ना तो उसमें जो भोज्य पदार्थ है उसमें पानी जाए ना। देखिए वही तो लिखा है कि इस विधि में एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करके रखते हैं, छोटे बर्तन में भोज्य पदार्थ को ढककर रख देते हैं। छोटे बर्तन को सही से ढकाया जाता है ताकि जिसकी वजह से क्या है, उस पदार्थ के अंदर पानी जाए ना और भोज्य पदार्थ भाप के साथ परोक्ष रूप से संपर्क में आता है तो स्वयं ही अपने ही रस में पकता है। अगर यहाँ देखिए ढोकला की बात की जाए तो ढोकला जो है वो दोनों विधि से पकाया जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधि से पकाया जाता है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों ने दो विधि इसमें पढ़ी ना, वाष्प द्वारा, हम लोगों ने जल द्वारा पढ़ा, चिकनाई द्वारा पढ़ा ना, वाष्प द्वारा पढ़ा। अब क्या है कि तीसरी विधि क्या है कि वायु द्वारा। वायु द्वारा। अब देखिए वायु द्वारा जो इसकी विधि जो है बहुत लंबी है, तो आज की क्लास अगर इसको पढ़ने लगेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक होती है, यहीं समाप्त होती है। हम लोग मिलते हैं कल, इसी टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।